जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रेक्टिफायर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे सर रिपल फैक्टर कि रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल किसको बोलते हैं। तो कहता है, हमने बताया अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को हमने डिस्कस किया। तो दोनों में देख रहे हैं कि हमको स्मूथ डीसी नहीं मिलता है, हमको प्योर डीसी नहीं मिलता, पल्सेटिंग डीसी मिलता है। माने जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो, इस तरह मिलता है। माने वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसका मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करता है। वो तो फ्लक्चुएट एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, माने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सिर्फ फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन वो जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से पॉजिटिव, इस तरह से वो क्या करता है सर, वैरी करता है। तो अब क्या करता है ना, इसमें इसका मतलब है डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। मतलब इसमें एसी भी प्रेजेंट है और डीसी भी प्रेजेंट है। इसी एसी कंपोनेंट के कारण आपका फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है। इसी एसी कंपोनेंट को हम रिपल बोलते हैं सर। इसी एसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। मतलब आपका क्या है सर, रेक्टिफायर के आउटपुट में रिपल प्रेजेंट होने के कारण, एसी कंपोनेंट, एसी वैल्यू प्रेजेंट होने के कारण, एसी जैसे हमारा क्या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिल रहा है, तो इसमें आपका क्या पल्सेटिंग डीसी माने इसमें डीसी वैल्यू भी है और वोल्टेज का एसी वैल्यू भी है। तो उसी वोल्टेज के एसी वैल्यू के कारण इसमें फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है, इसमें वेरिएशन क्रिएट होता है। तो वो आपका एसी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है, इसी को हमको निकालना है सर। इसी फैक्टर को हमको निकालना है कि वो जो रिपल प्रेजेंट है, उस जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है आउटपुट में, उसको रिपल बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। माने वो अनवांटेड होता है। वो क्या होता है, अनवांटेड। तो किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी कंपोनेंट जितना कम होगा, रेक्टिफायर हमारा उतना बेहतर होगा। माने किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में हमारा रिपल जितना कम होगा, एसी कंपोनेंट जितना कम होगा, डीसी कंपोनेंट उतना ज़्यादा होगा, माने आउटपुट वोल्टेज उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। तो कहते हैं कि हमारा रेक्टिफायर उतना बेहतर है सर। तो वही कहता है कि रिपल फैक्टर क्या होता है। तो रिपल फैक्टर बराबर होता है सर RIPPLE। रिपल फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट बटा वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। डीसी माने एवरेज वैल्यू, डीसी मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट और वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। माने रेक्टिफायर के आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट है और जो डीसी कंपोनेंट, तो जो एसी कंपोनेंट है उसका आरएमएस वैल्यू और जो डीसी कंपोनेंट है उसका वैल्यू, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है सर, रिपल फैक्टर कहलाता है। आपको मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्प्लेक्स वेव, जैसे हमारा सर एक कोई करंट है, करंट लिखा हुआ है सर I0 प्लस I मैक्स साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स वेव है। ये क्या है सर, कॉम्प्लेक्स वेव। माने इस करंट में आपका सर, इस करंट में ये जो I0 जो दिख रहा है ना, इसको डीसी वैल्यू बोलते हैं। क्या, कौन वैल्यू, डीसी वैल्यू। माने जो I0 दिख रहा है ये डीसी कंपोनेंट है और ये जो दिख रहा है ना वो एसी कंपोनेंट है। इसका मतलब रेक्टिफायर का ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट करंट है, उसको हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, लिख सकते हैं सर। माने जो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, माने जो वेव है वो कॉम्प्लेक्स वेव है। कैसा वेव है, कॉम्प्लेक्स वेव। माने उसी तरह ये जो करंट है ना, ये कॉम्प्लेक्स करंट है। इसमें I0 जो है वो डीसी वैल्यू है और I मैक्स साइन थीटा जो है एसी वैल्यू है। तो इसका यदि कहेगा कि इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा सर, IRMS माने टोटल करंट का आरएमएस वैल्यू, तो अंडर रूट I0 का स्क्वायर प्लस I मैक्स बट्टा √2 का होल स्क्वायर। माने ये जो एसी कंपोनेंट है इसका मैक्सिमम वैल्यू IM, तो आपका साइनोसॉइडल है तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, IM बट्टा √2। तो एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब IRMS बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट IDC का स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर।
माने ये जो कंपोनेंट है वो एसी कंपोनेंट है, तो एसी कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू आई एम, तो इसलिए इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा आई एम बटा रूट टू। ये आपका डीसी कंपोनेंट है, तो कहता है कॉम्प्लेक्स वेव का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो इस फॉर्मूला से देंगे। अगर कॉस रहता तो एक और हो जाता, जैसे मान लो और रहता आई एम एक्स कॉस, मान लो आई एम वन ले लो, आई एम टू कॉस ओमेगा टी, एक और वेव रहता तो एक और हो जाता, ये आई एम वन हो जाता आई एम टू बटा रूट टू का होल स्क्वायर। माने ये भी आपका क्या एसी कंपोनेंट है, ये भी एसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट, और रहता तो और ऐसा हो जाता, और रहता तो फिर और लिखते। तो आपका क्या है सर, तो इस कॉम्प्लेक्स वेव का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो क्या होगा, अंडर रूट डीसी वैल्यू का स्क्वायर प्लस एसी वैल्यू के आरएमएस माने एसी वैल्यू का जो आरएमएस वैल्यू है उसका स्क्वायर। माने ये जो एसी कंपोनेंट है ना इसका आरएमएस वैल्यू आई एम बटा रूट टू होगा। क्या होगा, आई एम बटा रूट, चलो इसको मिटा देते हैं, क्या होगा आई एम बटा रूट टू। माने ये जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है इसका मतलब इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा आई एस सी। माने ये जो एसी कंपोनेंट है इसका आरएमएस वैल्यू आई एम बटा रूट टू, तो इस कंपोनेंट को हम एसी कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो देखो तो हमारा टोटल कॉम्प्लेक्स वेव का आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, आई आरएमएस बराबर आई नोट स्क्वायर प्लस आई एम बटा रूट टू। माने आई नोट क्या है डीसी वैल्यू और आई एम बटा रूट टू क्या है एसी वैल्यू का ए आरएमएस वैल्यू है, तो आई डी सी का होल स्क्वायर प्लस आई एस सी का स्क्वायर, और आई एस सी क्या है आरएमएस वैल्यू है, एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू। नहीं समझे हैं, हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे। जैसे मान लो ना कोई कॉम्प्लेक्स वेव है, लिखा हुआ आई नोट प्लस आई मैक्स साइन थीटा, कह दे इसका आरएमएस वैल्यू निकालो इस कॉम्प्लेक्स वेव का। तो इसमें देखो दो कंपोनेंट है, एक फिक्स कंपोनेंट है, दूसरा आपका वेरिएबल कंपोनेंट है एसी कंपोनेंट। तो ये जो फिक्स कंपोनेंट है ना इसको डीसी वैल्यू बोलते हैं, और ये जो वेरिएबल कंपोनेंट है ना वो एसी वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, एसी वैल्यू। तो इस कॉम्प्लेक्स वेव का जो आरएमएस वैल्यू होगा ना सर वो दिया जाता है। मैं इसको जब एसी फंडामेंटल पढ़ाएंगे तो मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा। तो कितना होगा आई नॉट का होल स्क्वायर प्लस आई मैक्स बटा रूट टू का होल स्क्वायर। माने ये जो आई मैक्स बटा रूट टू है एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू है, और ये आपका डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर वैल्यू। माने आपका क्या हो सकता है सर, इसको एसी कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। माने आई आरएमएस बराबर कितना हो जाएगा आई डी सी का होल स्क्वायर प्लस आई ए सी, इसको एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू है तो आई ए सी का स्क्वायर। तो आपका रेक्टिफायर में जो है सर, रेक्टिफायर में वो कॉम्प्लेक्स वेव मिलता है, माने उसमें डीसी वैल्यू भी होता है और एसी वैल्यू भी होता है। क्या होता है, एसी वैल्यू भी होता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स वेव जो है इसका इस जो कॉम्प्लेक्स करंट है इसका आरएमएस वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट आई डी सी का होल स्क्वायर प्लस आई एस सी का होल स्क्वायर। अब देखो तो आप क्या लिख सकते हो बताओ तो। अब एक बात सुनो तुम, ओहो, तो आपका क्या हो जाएगा देखो तो, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा आई आर एम एस, माने ये टोटल कॉम्प्लेक्स वेव का आर एम एस वैल्यू आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर कितना आई डी सी का स्क्वायर प्लस आई ए सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसीलिए चलो मिटा दो इसको। इसीलिए आपका कितना हो जाएगा आई ए सी का स्क्वायर बराबर कितना, माने आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर। और आई डी सी को एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, आई डी सी को कौन वैल्यू, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। इसीलिए आई ए सी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर। अब देखो तो, इसलिए रिपल फैक्टर कितना हो जाएगा, इसलिए रिपल फैक्टर कितना आई ए सी बटा आई डी सी। कोई दिक्कत, माने आपका रिपल फैक्टर आर एफ बराबर कितना हो जाएगा आई ए सी माने कितना अंडर रूट आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर बटा कितना आई डी सी। अब देखो ना आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट दिस, चूँकि ये जो हमने आया था ये एसी कंपोनेंट है, माने एसी माने कितना आई एम बटा रूट टू ए,
इसका वैल्यू हमने ये निकाल रखा है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हम मिटा सकते हैं। चलो देखो, तो देखो तो रिपल फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट कर दो IRMS का होल स्क्वायर बटा IDC का स्क्वायर माइनस IDC का होल स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। माने रिपल फैक्टर बराबर कितना, अंडर रूट IRMS का होल स्क्वायर बटा, चलो IRMS बटा IDC का होल स्क्वायर माइनस 1। और देखो तो RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, DC वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, तो इसको फॉर्म फैक्टर बोल सकते हैं। माने रिपल फैक्टर बराबर क्या, अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका रिपल फैक्टर का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब आपको मैं बता दूं सर, अब आपको मैं बता दूं, देखो इधर पहले सुनो, इधर पहले देखो तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा IRMS कितना, I मैक्स बट्टा 2, IDC कितना, माने I एवरेज वैल्यू कितना, I मैक्स बट्टा पाई। जब वैल्यू इसमें रखिएगा, IRMS का वैल्यू IM बट्टा 2 और IDC का वैल्यू I बट्टा पाई रखिएगा, तो रिपल फैक्टर जो आएगा सर 1.21। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर हमारा IRMS कितना, IRMS बराबर होता है IM बट्टा √2, अभी कैलकुलेट किए हैं, और IDC जो होता है सर वो 2IM बट्टा पाई। तो आपका रिपल फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.48। तो देखो रिपल जितना कम होगा रेक्टिफायर उतना बेहतर होगा। रिपल जितना कम होगा सर, रिपल जितना कम होगा इसका मतलब एसी कंपोनेंट उतना कम है, इसका मतलब है डीसी वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब आउटपुट ज़्यादा स्मूथ मिल रहा है। तो देखो तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपका रिपल फैक्टर आपका बहुत कम है और हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर ज़्यादा है। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर यूजफुल नहीं होगा, फुल वेव रेक्टिफायर हमारा मोर यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल कम है, एसी कंपोनेंट कम है, इसमें फ्लक्चुएशन कम है, इसका मतलब इसका जो डीसी वो ज़्यादा स्मूथ है, इसको फिल्टर करना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी मोस्टली क्या यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर टैप रेक्टिफायर में हमारा ट्रांसफार्मर का कॉस्ट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर का एक्स्ट्रा कॉस्ट, जबकि सब कुछ वही मिलता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम जनरली आपका क्या यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें रिपल फैक्टर कम होता है, इफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशिएंसी 81.2% होता है। तो ये इसका क्या सर एडवांटेज है। तो आई थिंक कि आपको रिपल फैक्टर समझ में आ गया होगा। रिपल फैक्टर कुछ नहीं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट बटा वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। माने रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग मिलता है, मन में उसमें एसी भी रहता है और डीसी भी रहता है। इसलिए रिपल फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो रिपल फैक्टर से ही पता चलता है कौन रेक्टिफायर हमारा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जिस रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कम होता है वो रेक्टिफायर हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, समझ में आएगा। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब खाओ, खूब सूतो। अब पढ़ो दम भर, किताब एकदम पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको घोर के पी जाओ। घोर मतलब आप उसको क्या मतलब मिक्सी में डाल करके पीस नहीं देना और पी नहीं जाना है। घोर के पीने का मतलब एकदम दिन भर एकदम पढ़ो, किताब से प्यार कर लो, बोलो हमको तुमसे प्यार हो गया है, और किसी से मत प्यार करना। प्यार का मतलब फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, समझे? तुमको हीरे की तरह चमकना है, तुमको हीरे मोती की तरह चमकना है। क्योंकि जानते हो पानी की बूंदे जब समुद्र में होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब वही पानी की बूंदे जब पौधे और पेड़ की पत्तियों पर होता है, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ता है ना, तो मोती की तरह चमकता है। तो तुमको भी मोती की तरह चमकना है तो तुमको भेड़ से बाहर आना होगा, क्योंकि इंसान भेड़ में अपनी पहचान खो देता है। इसलिए तुमको अपनी पहचान बनाना है, हीरे की तरह चमकना है, मोती की तरह चमकना है, तो भेड़ से बाहर निकलना होगा। जो सारे लोग कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट करना होगा, तभी आप चमक पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।